मैं हूँ लक्ष्मी शर्मा और हम यहाँ पे आज जो है एनटीपीसी की क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक, ये एनटीपीसी की फुल क्लास नहीं होगी, ये एक रिवीजन क्लास होगी। ठीक, हमको पता है कि 1 जनवरी 2019 क्या है, जनवरी 2019 में क्या था, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था। मतलब आज से 1.5 साल पहले या 1.5 साल से ज़्यादा हो गया जब हमको पता था कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, उसके क्या सिलेबस होंगे, कैसे होंगे। एग्ज़ाम कब होना था, मई 2019 से सितंबर 2019 इसके बीच में होना था एग्ज़ाम, लेकिन किन्हीं कारणों से इस बीच में एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अब क्या है, दिसंबर 2020 मतलब ये आपका पूरा 2 साल का प्रोसेस हो गया। तो दिसंबर 2020 से क्या है, हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन 2 सालों में हम क्या किए होंगे, पर्याप्त पढ़ें। आपने भी बहुत सारा पढ़ा होगा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड का हो या फिर जीएस का हो। पढ़े तो हम बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ज़रूरी क्या है, पढ़ने बस से नहीं होता है। अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो क्या है, रिविजन जो है सही तरीके से होनी चाहिए। अगर हम पढ़ लिए यहाँ से वहाँ से लेकिन उसको रिवाइज़ नहीं कर पाए तो क्या होगा, पेपर में हमको कन्फ्यूजन होगा। उस कन्फ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बार बार चीज़ें अच्छे से रिवीजन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जो क्लास शुरू करेंगे क्या है, वो रिवीजन क्लास ही रहेगी। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा चीज़ों को क्या करें, कवर कर पाएँ और आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए, कहीं कुछ ना बच जाए। सिलेबस में बहुत डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस आप सभी को पता होगा, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। तो उसको सिर्फ देखते हैं कि हमारा क्या है सिलेबस, गणित, ठीक, एक पार्ट क्या है हमारा मैथ्स का है। इससे कितने क्वेश्चन आने हैं, इससे 30 क्वेश्चन आने हैं। फिर अगला क्या है हमारा, एप्टीट्यूड है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण और तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं। तो इस एप्टीट्यूड से भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और हमारा जो तीसरा भाग है वो क्या है, हमारे जीएस का है। इससे कितने क्वेश्चन आने हैं, इससे 40 क्वेश्चन आने हैं। कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। टाइम कितना रहेगा हमारे पास, टाइम रहेगा हमारे पास 90 मिनट का। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का समय हमारे पास है। तो क्या है, इसको हम क्या कैसे क्लास करेंगे, पहले एक क्लास इसका कंटिन्यू चलेगा और इनकी क्लास जो है अल्टरनेट चलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, गणित हम वैसा नहीं पढ़ेंगे कि आज मैं परसेंटेज पढ़ा रही हूँ फिर कल कुछ और चैप्टर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दी करने को या पढ़े कि आज मैं परसेंटेज पढ़ा रही हूँ, तो जो आपका दिमाग है वो फुल कॉन्सेंट्रेट रहता है कि हाँ आज हम परसेंट पढ़ रहे हैं। तो मैं कोई भी क्वेश्चन जब यहाँ पे लिखूंगी तो जो आपका दिमाग जाएगा वो किसके कहाँ तक जाएगा, परसेंटेज। मतलब आपका दिमाग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन परसेंटेज का, इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे जल्दी हल करना है। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको पता है पेपर आपके क्वेश्चन क्या होंगे, पूरे मैथ्स से रहेंगे, सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़े और फट से आपको मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पता है अभी आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो कौन से चैप्टर का है। तो वहाँ पे दिमाग क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ता है, फिर दिमाग लगाता है कि हाँ ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें कैसे बनाना है। तो वही प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। इसीलिए क्या करेंगे, आपको अलग से मैं परसेंटेज पढ़ा रही हूँ कि नहीं, ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन जैसा ही होगा। आपको पता है इससे 30 क्वेश्चन आने हैं गणित से और एप्टीट्यूड से भी 30 क्वेश्चन आने हैं। तो वैसे ही करेंगे हम मिक्स क्वेश्चन। एक दिन में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक क्लास में क्या करें, इसके 30 क्वेश्चन ऐसे ही जैसे उसमें आते हैं वैसे ही मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे हम भी करेंगे। ठीक है, तो जो शुरुआत करेंगे गणित का वो किससे करेंगे, 2016 में क्या है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक, तो 2016 में आए हुए गणित के प्रश्नों को सबसे पहले हल करेंगे और 2016 में आए हुए एप्टीट्यूड के प्रश्नों को पहले हल करेंगे। आपको पता है बहुत सारे शिफ्ट में वो पेपर हुआ था। तो मैं आपको क्या कराऊंगी, सारे क्वेश्चन अलग अलग निकलवा के पहले क्या करूंगी, एक दिन गणित की क्लास रहेगी जिसमें पहला शिफ्ट में आया हुआ गणित के 30 क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पे। फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, पहला शिफ्ट में आया हुआ, पहले दिन का पहले शिफ्ट में आया हुआ 30 क्वेश्चन किसका करेंगे, एप्टीट्यूड का करेंगे।
और एक क्लास किसकी करेंगे, जीएस की करेंगे। ये दोनों अल्टरनेट रहेगी, एक दिन इसकी क्लास एक दिन इसकी क्लास, और ये जीएस की क्लास हमारी डेली रहेगी। ठीक है, चलिए जीएस जो है काफ़ी बड़ा सिलेबस है, समय हमारे पास बहुत कम है। तो ये जो जीएस का पार्ट है आपको पता है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एक देखें तो हमारे करेंट अफेयर रहेंगे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों रहेंगे। फिर हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री भी है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। जियोग्राफी है, जियोग्राफी भी क्या है, इंडियन भी है और वर्ल्ड का भी है। फिर हमको क्या देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। फिर हमारी राजनीतिक प्रणाली भारत की देखनी है, ये मुख्य हो गया। कला संस्कृति देखना है, इकोनॉमिक्स देखना है। इसके अलावा और जितने भी मिसलेनियस होते हैं हमको सब कुछ देखना है। तो समय हमारे पास कम है तो सारा टॉपिक यहाँ पे कवर करा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इतना ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट बड़े सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उन सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये समझ में आ गया आपको मैथ्स और रीजनिंग को कैसे करना है, मतलब यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कैसी क्लास चलेगी ये आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं आज हम जो क्लास शुरुआत करेंगे वो पहले जीएस से करेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास किसकी रहेगी, जीएस की रहेगी। तो जीएस में क्या है आपको पता है, सिलेबस बहुत बृहद है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो उतना सारा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे, इतिहास से करेंगे। इतना ज़रूर करेंगे कि जो आपके मेन चीज़ें हैं वो रिवाइज आपके यहाँ पे इस क्लास में हो जाए। इतिहास सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, संविधान। ठीक है, उसके बाद किसको करेंगे, पहले इतिहास करेंगे, फिर संविधान करेंगे, फिर भूगोल करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है, ये चार चीज़ें यहाँ पे हम जरूर पूरी कोशिश रहेगी कि ये चार बड़े सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हम ख़त्म कर लें। इसके अलावा एक बच जाता है, संविधान के बाद हम कला संस्कृति करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं जनरली इतिहास के साथ में उसको समझते हैं कि वो कवर हो गया, लेकिन इतिहास के साथ में कवर नहीं होता है। इसके क्या है, इसको हमको अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कला और संस्कृति से आप क्वेश्चन देखेंगे, आप जब भी पुराना सॉल्व करें आप दिमाग में इतिहास और कला संस्कृति को थोड़ा अलग करके पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। ठीक है, इतिहास पढ़ेंगे, फिर संविधान पढ़ेंगे, उसके बाद कला संस्कृति पढ़ेंगे, फिर भूगोल और अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत किससे करेंगे, आज हम इतिहास से करते हैं। सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े तो सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि वो सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में होता है, उस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो इतिहास क्या होता है, इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास में हम पढ़ते हैं मानव सभ्यता का विकास। कैसे मानव सभ्यता का विकास, जैसे हमको पता है पहले मानव क्या था, खाना बदोश था, शिकार करता था, संग्रह करता था, और क्या है गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, मतलब एक प्रकार से क्या है वो एक खाना बदोश जीवन जीता था। वहाँ से क्रमिक रूप से विकास होते होते आज आप कैसे जी रहे हैं ये आप देख सकते हैं अपने आसपास अपने खुद को, कि उनकी जीवन शैली और हमारी जीवन शैली में कितना ज़्यादा अंतर है। ये जो अंतर है ये क्या है, एक घटना नहीं है, ये क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकास के परिणाम स्वरूप आज क्या हुआ है, हम इतने विकसित हुए हैं। तो यही मानव सभ्यता का विकास ये कैसे हुआ है, इसी का अध्ययन हम क्या करते हैं, इतिहास में करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सभ्यता का विकास नहीं, आज हमारी क्या है, एक राजनीतिक प्रणाली है, हमारी एक प्रशासनिक प्रणाली है, हमारा क्या है, हम विज्ञान में कितनी प्रगति कर चुके हैं, हर आयाम में जितने भी आयाम हैं हर आयाम में हम कैसे विकास किए हैं, उसका क्रमिक रूप से कैसे विकास हुआ है, इन हर चीज़ों का अध्ययन हम क्या है इतिहास के द्वारा करते हैं। उसके अलावा इतिहास का आप एक बोरिंग सब्जेक्ट समझ के बिल्कुल मत पढ़िए। इतिहास से हमको क्या है, हमेशा बोलते हैं कि आपके घर में ऐसे कई बार बोलते होंगे कि कोई आपका बड़ा भाई आपके पापा वो क्या बोलेंगे कि हाँ जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें करने से मैं ऐसी गलती किया हूँ, ये गलती तुम लोग मत करना, ये बोलते हैं। वो आपके पापा प्रत्यक्ष क्या है आपको बता रहे हैं, लेकिन इतिहास हमको क्या सिखाता है कि अनादिकाल से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे निर्णय लेना है, कैसे जीवन को जीना है, ये हर चीज़ हमको इतिहास सिखाती है। इसलिए इतिहास को पढ़ते समय हमको दो चीज़ें याद रखनी है, उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ समझ के नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट के अलावा क्या है उससे हमको बहुत चीज़ें अपने जीवन में भी क्या है ग्रहण करते हुए चलना है। जिससे क्या होगा,
कि उससे हमको समझ में आएगा कि कैसे क्या है किसी जगह पे कभी क्या निर्णय लेना है। चाहे आप अगर एनटीपीसी में जाएं या कहीं से भी आप किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होकर प्रशासन में आते हैं, तो आपको प्रशासन में कैसे जो है निर्णय लेने हैं, कैसे जीना है, ये हर चीज़ हमको क्या है इतिहास सिखाता है। ठीक है, इतिहास को हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। जैसे सबसे पहले जो कॉमन हम पढ़ते हैं वो क्या है, प्राचीन इतिहास। ठीक, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। फिर मध्यकालीन, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। इस प्रकार से कई लोग क्या करते हैं, तीन ही भाग में बांट दिए कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत में सब लेते हैं। ये कुछ याद करने वाला नहीं है, ये सिर्फ हम क्या करते हैं सुविधा के लिए अलग अलग कालों में हम इसको विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि इतिहास को हम किसी भी इतिहास को जानते कैसे हैं, कि किसी भी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। जैसे अगर हम अभी से आपको बोलें कि 1 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, 70 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ। ठीक है, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी आंखों से प्रत्यक्षदर्शी आपको उसको देखा होगा किसी घटना को, और वो आपको बता सकता है कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उसके अलावा क्या है, आपके पास न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ रेडियो के क्लिप्स वगैरह होते हैं, सारे इनसे क्या है हम यहाँ तक को आसानी से जान सकते हैं। अगर आप अभी से 40 साल पहले क्या हुआ पूछे तो आपके पिता होंगे, आपके माता होंगी, आपके घर में और बहुत सारे लोग हैं, वो जो उन घटनाओं को देखे हैं वो आपको बता सकते हैं कि हाँ ऐसा 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 हुआ था। लेकिन अगर हम इसको और पीछे जाते जाएं, 200 साल पहले क्या हुआ। ठीक, 200 साल पहले हो सकता है कोई व्यक्ति सीधे सीधे ना देखा हो, लेकिन आपके पिताजी को उनके पिताजी ने बताया होगा कि हाँ 200 साल पहले मतलब उनके टाइम पे ऐसा होता था, वैसा होता था। तो इनकी भी एक प्रकार से हमको क्या होती है जानकारी एक चैन के थ्रू मिल जाती है। लेकिन अगर हम 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, इसके बारे में हमको क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि हाँ मैं जानता हूँ या मेरे दादा या मेरे परदादा ऐसा बताए थे। ये सारे क्या है, इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी हमको उसके थ्रू नहीं हो पाती है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, उस समय कुछ किताबें लिखी गई थी, चाहे कोई यात्रा वृत्तांत हो या फिर धार्मिक किताबें, उन सब के द्वारा क्या है हम जानते हैं कि उस समय कैसे जीवन जिया जाता होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम उससे पहले और पीछे जाते जाएं और पीछे जाते जाएं तो लिखना पढ़ना जब नहीं आता था लोगों को, उस समय भी क्या था, उनका भी एक इतिहास था। ठीक है, तो उनकी जानकारी कैसे मिलती है, तो इतिहास को जानने के स्रोतों के आधार पर। ठीक है, इतिहास को जानने के स्रोतों के आधार पर ही इतिहास का वर्गीकरण हम क्या करते हैं 3 भागों में करते हैं। पहला होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, पहला क्या है प्रागैतिहासिक काल, इसको क्या बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, पहला हो जाता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, इसको भी डिटेल से देखते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको क्या बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक, और तीसरा होता है हमारा ऐतिहासिक काल। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल एज। इसके आप क्या करते जाएंगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
इसका विभाजन हम ये जो 3 अलग अलग कालों में किए हैं, इसका आधार क्या है? देखिए, आपके जो भी इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? एक होता है हमारा पुरातात्विक स्रोत, जिसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा हमारा क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इन दोनों के आधार पर, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर और दूसरा क्या हमारा? लिखित साक्ष्य के आधार पर, इन्हीं के आधार पर हम इनको क्या किए? 3 भागों में बांटे हैं। तो आपके जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? आपके पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं आपके सिक्के। पुरातात्विक स्रोत मतलब फिजिकल एविडेंस। देखिए, कोई भी व्यक्ति, यदि चाहे हम किसी भी काल में चले जाएं, अगर कोई व्यक्ति है तो क्या करेगा? खाना खाएगा, कुछ फिजिकल चीज़ें जैसे है आपके पत्थरों का उपयोग करेगा, बर्तनों का उपयोग, खाना खाएगा तो कुछ रखने के लिए वो कुछ क्या करेगा? कैसे भी बर्तन का उपयोग करेगा। अपने दिनचर्या में क्या है? वो कुछ सामानों को उपयोग तो करेगा ही, चाहे वो कैसे भी जीवन जिए, अपने दिनचर्या में कुछ सामानें रहेंगी जिनका वो उपयोग करेगा। उन्हीं सामानों को जो आज हमको मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारे सामान होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें नष्ट हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी ज़मीन के अंदर दबी हुई है जो हमको मिले ही नहीं है, लेकिन जो चीज़ें 1-2 चीज़ें हमको मिली हैं उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं? इतिहास को, उस समय के इतिहास को, प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। जैसे हमको क्या है, किसी काल के बारे में हमको किसी काल का बर्तन मिल गया तो उस बर्तन को देख के हम क्या करते हैं? उसका इतिहास पूरा नहीं जान सकते, लेकिन उसको क्या, उस पर एक अंदाज लगाते हैं कि हाँ ऐसा रहता, अनुमान, एक अनुमान पे चलता है कि हाँ बर्तन मिला, ऐसे मिला, ये चीज़ें मिली तो हाँ मतलब उस काल में ऐसा रहा होगा, ये करते रहे होंगे। तो उन्हीं सामानों के आधार पर, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन्हीं के आधार पर क्या है? एक अनुमान लगाया जाता है और उसी को क्या है, उसी के आधार पर क्या है? उस काल के इतिहास को लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 स्रोत हो गए। पहला क्या होता है हमारा? आर्कोलॉजिकल सोर्स है और दूसरा आपके क्या है? रिटन एविडेंस है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों स्रोत के आधार पर हम क्या करते हैं? इसको 3 कालों में विभाजित किए हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिकल एज। ठीक है, अब इनका समय देख लेते हैं। समय कुछ कभी आपको पेपर में पूछा नहीं जाएगा कि प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक माना जाता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने उसके समय को अलग अलग लिया है। हम सिर्फ इसको किस लिए करते हैं? हमको पढ़ने में सुविधा होती है कि हाँ यहाँ से यहाँ काल इसमें आ गया, यहाँ से इस काल तो इसमें आ गया और यहाँ से यहाँ तक का काल इसमें आता है, तो पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। बस आप इसको अपनी सुविधा के लिए मान के चलिए। आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार, कोई एक सर्वसम्मति से किसी भी काल को माना नहीं गया है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसका समय होता है 20 लाख ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व। अब आप देखते होंगे, आप अलग अलग बुक में पढ़ेंगे तो कहीं पे क्या होता है, ये 5 लाख ईसा पूर्व से 35 लाख ईसा पूर्व तक। कोई क्या करेगा इसको 26 लाख ईसा पूर्व से 40 हजार ईसा पूर्व तक। तो समय, अलग अलग इतिहासकार इस समय का अलग अलग वर्णन करते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिए, ये हम सुविधा के लिए इसको याद रख रहे हैं कि हाँ कहाँ से कहाँ तक को किस काल में रखा गया है। ठीक है, फिर आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये कब से शुरू होगा? 3300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कब से होता है? 1750 ईसा पूर्व के बाद के काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, तो इन कालों का विभाजन हम किसके आधार पर करते हैं? इस काल को जानने के लिए मिलने वाले स्रोतों के आधार पर ही हम क्या करते हैं? इस काल का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। पहला हम क्या देखे थे? प्री हिस्टोरिक एज। ठीक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है? 2 स्रोत देखे थे, एक हमारा लिखित साक्ष्य साहित्यिक स्रोत और दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हमारा क्या था? पुरातात्विक स्रोत। तो प्री हिस्टोरिक एज में क्या होता है? प्री हिस्टोरिक एज में क्या होता है? लिखित साक्ष्य मतलब साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक साक्ष्य क्या है? मौजूद नहीं है।
मतलब इस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। ये जो विभाजन है किसके आधार पर है? लिपि के विभाजन के हिसाब से है, ठीक। तो लिपि के विकास के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो प्री हिस्टोरिक एज में क्या होता है? इसका कार्य समय पता है, 20 लाख ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक आते हैं। इस समय में क्या होता है? साहित्यिक साक्ष्य जो है, जो लिखित रूप है, इस काल का हमको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत क्या है? इस काल में मौजूद है। जैसे आपको पता है कि अगर इंसान है, व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ सामान का उपयोग करेगा, और जब कुछ ना कुछ सामान का उपयोग करेगा तो हमको पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होंगे ही, ठीक है। इसीलिए क्या है, प्री हिस्टोरिक एज में क्या रहता है, इसको याद रखिएगा। प्री हिस्टोरिक एज में पुरातात्विक स्रोत तो मिलते हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य या लिखित रूप हमको नहीं मिलते हैं। दूसरा आते हैं किसमें? प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसमें क्या होता है? इसमें हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले हैं और पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं। लेकिन क्या है, लिखित साक्ष्य मिला तो है, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में क्या है, चित्रात्मक लिपि में लिखा हुआ कुछ चीज़ हमको मिला है, लेकिन उसको अभी तक हम क्या है, पढ़ ही नहीं सके हैं। तो ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक स्रोत दोनों मिलते हैं, परंतु उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखिएगा, पढ़ नहीं सकते हैं, इसके अलावा इसके साथ क्या है, इनकी जो लिपि है वो क्या है? चित्रात्मक लिपि है। इसका मतलब है कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिपि है उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ था, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लिपि का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। फिर आगे चलते हैं, तीसरा हिस्टोरिक एज। इसका समय कब से होता है? 1750 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है। इस काल में क्या होता है? लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं। लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं, और लिपि का विकास हो भी चुका था और उसको पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार तुरंत देख लीजिए, प्री हिस्टोरिक एज जिसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल, 20 लाख ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक। इस काल में क्या हुआ है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है। जानने के लिए इसके पास हमारे पास क्या है? सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हैं। फिर आते हैं दूसरा, क्या हमारे पास? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इस समय में क्या होता है? हमारे पास जो है लिखित साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक स्रोत भी है, और क्या है? लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि में है। और दूसरा ये है कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का जो है पूर्णतः विकास नहीं हो पाया था। फिर आते हैं ऐतिहासिक काल में। ये कब से आता है? 1750 ईसा पूर्व के बाद के काल को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। इस काल में लिपि का विकास हो चुका था और उसको क्या है? पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं वैदिक सभ्यता, जिस समय क्या हुआ है? वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ते हैं, वेदों की रचना हमारी कब हुई है? वेदों की रचना हमारी किस में हुई? वैदिक काल में हुई है, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो क्या है? उन वेदों को लिपि का विकास हो भी चुका है और उनको पढ़ा भी जा सका है। उसको हम क्या करते हैं? ऐतिहासिक काल में बांटते हैं, ठीक है। एक क्लास हम और बनाएंगे जिनमें इतिहास को जानने के स्रोतों को हम देखेंगे कि क्या क्या है। उसमें हम क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स देखेंगे कि उसको हम अलग क्लास में करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ रहेगी उसमें? हम इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, इस पे क्लास बनाएंगे, जिसमें हम जानते हैं दो चीज़ें होती है। एक क्या है हमारी? साहित्यिक, और दूसरा क्या है हमारे पास? पुरातात्विक। जैसे साहित्यिक में हमको पता है ये दो भागों में फिर से बढ़ जाता है, दो भागों में, तीन भागों में, अलग अलग भागों में इसको बांट लेते हैं। जिसमें क्या होता है? एक धार्मिक होता है, रिलीजियस, और दूसरा क्या होता है? धर्मोत्तर होता है, जिसको बोलते हैं नॉन रिलीजियस, ठीक। इसके अलावा क्या करते हैं?
एक अलग से और भाग देख लेते हैं। क्या आपको पता है, इतिहास में पढ़ते हैं कि विदेशी यात्री आते हैं, विदेशी यात्री आते हैं और क्या करते हैं, अपने वो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं या जहाँ जाते हैं उनके बारे में लिखते हैं। तो क्या है ये, इस प्रकार से हम साहित्यिक साक्ष्यों को 3 आधारों पे बांटेंगे, धार्मिक, नॉन रिलीजियस, ये आपका रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, और जो विदेशी लोग आए हैं उनके द्वारा लिखा हुआ। इसी प्रकार से पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं, आपके रिकॉर्ड आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अभिलेख। इसको भी नोट मत कीजिएगा, मैं सिर्फ बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको अलग से पढ़ेंगे। क्यों अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक पुस्तकों के बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए हमको, जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, इसमें और वेदांग ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सारे किस में आ जाते हैं, इसी रिलीजियस में आ जाते हैं। नॉन रिलीजियस में आपके कौन से आ जाएंगे सारे, ये मुद्रा राक्षस हो गया, आपके कालिदास के लिखे हुए बुक हो गए, या उस काल में आपके संगम साहित्य वगैरह हो गए, ये सब किस में आ जाते हैं, नॉन रिलीजियस में आते हैं। फिर क्या है, यात्रा वृत्तांत में जो होते हैं, विदेशी लोग आए हैं, जैसे रहेला लिखा, और भी बहुत सारे पुस्तक हैं, इनके बारे में हम क्या है, अध्ययन करेंगे अलग से, इसको मैं अलग से क्लास बनाऊंगी। फिर पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़ते हैं, अभिलेख, तो देखते हैं कि अभिलेख यहाँ क्या मिले हैं, सिक्के कहाँ, सिक्के कैसे मिले हैं, इन सबको हम क्या है एक अलग से क्लास में देखेंगे, इससे भी प्रश्न आते हैं। इसको लेकिन आज नहीं करेंगे, ये अलग क्लास में होगा। अभी हम जहाँ हैं अभी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे थे कि लिपि के विकास के आधार पर इतिहास को 3 काल में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल एज में। तो अब एक एक करके उसको हम करते जाएंगे। इसके आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में और फ़ायदा होगा। आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी एक बार क्लास 6 से पढ़ेंगे, आपका एक बार रिवीजन होगा, लेकिन इसके अलावा आपको एग्जाम के पहले और रिवीजन की ज़रूरत रहेगी। इसीलिए बहुत शॉर्ट नोट्स छोटे में आप बनाते हुए चलेंगे, तो आपको इससे क्या होगा, रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा और उसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक विभाजन देखते हैं, एक चार्ट बनाइएगा। प्री हिस्टोरिक एज, ठीक, प्रागैतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक काल को हम क्या करते हैं, पुनः 2 भागों में विभाजित करेंगे। इस चार्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसके बाद जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। जो हमारा प्री हिस्टोरिक एज है, वो 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला क्या है, स्टोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाषाण युग। स्टोन, पाषाण क्या होता है, पत्थर। ऐसे काल जिसमें क्या है, पत्थरों से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते थे, उस काल को हम कैसे में बांट देते हैं, स्टोन एज में। मतलब इस काल में व्यक्ति क्या है, पत्थरों का उपयोग करता था। जो भी चीज़ें अपनी औजार बनाता था वो क्या किससे बनाया है, वो पत्थरों से बनाया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्टोन एज। और दूसरा हमारा जो होता है, पहले क्या है पत्थर, फिर धीरे धीरे क्या है उनको धातुओं के बारे में जानकारी होती है। तो जब उनको धीरे धीरे धातुओं के बारे में जानकारी होती है, क्या वो उसका भी उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो दूसरा है वो क्या है, मेटल एज, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए, प्री हिस्टोरिक एज 2 भागों में बढ़ता है, एक स्टोन एज है और दूसरा फिर है मेटल एज। अब आते हैं स्टोन एज, पाषाण युग। पाषाण युग क्या होता है, ये पुनः 3 भागों में विभाजित होता है। इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से बना के रखिए और कुछ मत कीजिए, आप 1-2 बार उसको देख लेंगे, आपको क्या हो जाएगा, वो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या होता है, पूरा पाषाण। पहला क्या होता है, पूरा पाषाण, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण, इसको क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज। दूसरा होता है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण, इसको क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एज। ठीक है। और तीसरा होता है नवपाषाण। पहला क्या हुआ, पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक एज। दूसरा हुआ मध्य पाषाण, मेसोलिथिक एज। और तीसरा हमारा हुआ क्या, नवपाषाण, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज।
ठीक है, इस चार्ट को बना के चलिएगा, आपको पढ़ने में फ़ायदा होगा। तो अब फिर से शुरू से देखते हैं। प्री हिस्टोरिक एज 2 भागों में बटा, पहला क्या है स्टोन एज, दूसरा क्या है हमारा मेटल एज। स्टोन एज जो है फिर 3 भागों में बटा है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में। ये जो पूरा पाषाण है इनको पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा क्या होता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा हमारा होता है अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं निम्न पुरापाषाण, इसको बोलते हैं मध्य पुरापाषाण, और तीसरा होता है हमारा उत्तर पुरापाषाण। ठीक है, स्टोन एज 3 भागों में बटा, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। फिर ये पूरा पाषाण पैलियोलिथिक एज को पुनः 3 भागों में विभाजित किए हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। ठीक है, तो इस चार्ट को आप याद रखिएगा। इस काल इसको जो बांटा गया है ये आपको समझ में आ गया स्टोन एज और मेटल एज में कैसे बांटे हैं। ठीक है, इसको ये भी क्या है 2 भागों में बंटता है। पहला आपका क्या है ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण जिसको हम क्या बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज, और दूसरा होता है हमारा महापाषाण। पहला क्या है हमारा ताम्रपाषाण और दूसरा हमारा है महापाषाण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेगालिथिक। देखिए इसमें क्या है ताम्र पाषाण मतलब तांबा का उपयोग होता था, लेकिन पत्थरों का भी उपयोग अभी बंद नहीं हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ताम्रपाषाण। ठीक है, ये विभाजन आप इसको एक चार्ट बना लेंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे अंदर इसको तो क्या होगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और इन कालों का विभाजन जो किया गया है किन आधारों पे किया गया है। पाषाण युग है मतलब सीधी सी बात है इस काल की चीज़ें, इस काल के एविडेंस ग्रुप में हमको क्या मिले हैं पत्थरों के औजार मिले हैं। ठीक है, पत्थरों के औजार मिले हैं। तो पत्थरों के जो औजार मिले हैं उनकी बनावट, उनको कैसे बनाते थे, उनका निर्माण धीरे धीरे कैसे परिवर्तित होते गया, उन्हीं के आधार पर मतलब पत्थर से मिलने वाले औजारों के बनावट और के आधार पर ही हम इन कालों का विभाजन करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होता है पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल में क्या है पत्थर जो है आपके मोटे रहते थे, उसमें कोई उसको पॉलिश नहीं किया जाता था, उनमें धारदार नहीं होती थी। पत्थर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होते हैं हथियार क्रमशः क्या होते हैं धारदार होने लगते हैं। मतलब आप यहाँ से जब आएंगे इस काल में आप जब ऐसे बढ़ते हैं आगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तो हथियार क्या होते जाते हैं हमारे धारदार होते जाते हैं। ठीक, इन्हीं हथियारों को हथियार जो मिले हैं उनके बनावट उनका जो हम एक अनुमान लगाए हैं कि इसका उपयोग किस चीज़ के लिए करते रहे होंगे, इसी के आधार पर। उसके अलावा क्या है मौसम जो है आपको पता है कि शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं जब मानव सभ्यता का विकास हो उसमें क्या था हिम युग पढ़ते हैं। हिम युग में क्या है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी थी। क्या है इसका मतलब है कि पहले जो मौसम था वो बहुत ठंडा था, इसीलिए क्या है पूरी पृथ्वी में चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आने लगता है, बर्फ जो है पिघलने लगते हैं, सागरों का निर्माण महासागरों का निर्माण होने लगता है। तो ये जो धीरे धीरे क्रमिक रूप से हमारे किस में परिवर्तन आ रहा है हमारे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है और हमारे औजारों में, इन बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तन के आधार पर अलग अलग काल में कैसे कैसे चीज़ें परिवर्तित होती गई, उन सब चीज़ों को आधार बनाकर हम क्या किए हैं इनका विभाजन किए हैं। मुख्य लेकिन इनको बांटने का मुख्य कारण क्या है आपका है सारी चीज़ें, लेकिन जो मुख्य आधार हम बनाए हैं वो क्या है औजारों को बनाए हैं। ठीक है, औजार क्या होते हैं धारदार और पॉलिशदार होने लगते हैं, उन्हीं के आधार पर हम इनको क्या किए हैं इस प्रकार से कालों में विभाजित किए हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज फर्स्ट क्लास था और क्या करेंगे कल से
इनको कल हम देखेंगे पूरा पाषाण, निम्न, इन तीनों को फिर अलग से एक्सप्लेन करेंगे, फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण। इस काल में कौन कौन से औजारें उपयोग करते थे, मौसम जलवायु में कैसे परिवर्तन हुए, मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे खाद्य सामग्रियों का विकास हुआ, कैसे कृषि करना सीखे, कैसे पशुपालन किए, कैसे आग की खोज की, चक्के की खोज किए, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे कल डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पसंद आएगा वो क्लास, एक बार ज़रूर क्या करेंगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।